ओके बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो कि आपके पास एक कप गरम गरम चाय है ना, और मैं दो सिचुएशंस को आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हम वो एक कप चाय जो है यहाँ पर लेके खड़े बैठे हैं इन द समर सीज़न जो अभी चल रहा है फिलहाल, है ना, और वही सिचुएशन इन द विंटर सीज़न। अब मुझे एक बात बताओ, किस सिचुएशन में या किस सीज़न में चाय का कप जल्दी ठंडा होगा? विंटर सीज़न में, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विंटर सीज़न में चाय का कप जल्दी ठंडा हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर बैकग्राउंड का जो कहा जाएगा सराउंडिंग का जो हमारा टेम्परेचर है, अगर वो कम है, टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज़्यादा है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या होगा? तेज़ी से होगा। एक सिंपल से सिनेरियो को उसने समझाया है। तो हम लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ बॉडी क्या हो गया? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू excess of temperature over surrounding provided that this excess is very small, not very small, just small is enough, है ना। तो ये क्या बोल रहा है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ओवर सराउंडिंग। मतलब अगर सपोज करो मेरे पास एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ बॉडी, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा dq अपॉन dt, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ओवर सराउंडिंग। एक्सेस ऑफ टेम्परेचर कैसे लिखा जाएगा? T माइनस T0। ओके, तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर dq अपॉन dt इज इक्वल्स टू c इंटू T माइनस T0, T माइनस T0, है ना, जहाँ पर C स्टैंड्स फॉर व्हाट? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, अब देखो आपको याद आएगा यही फॉर्मूला dq अपॉन dt आया था, है ना, मगर T रेज टू पावर 4 माइनस T0 रेज टू पावर 4। मैंने आपसे कहा ना कि भैया यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन से फॉर्मूले से सॉल्व किया जाए, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन से या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। तो अगर टेम्परेचर में फ़र्क बहुत ज़्यादा है तो यू शुड एडॉप्ट फॉर स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, और टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं है, 2-3 डिग्री सेल्सियस, 4-5 डिग्री सेल्सियस बहुत हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस, तो यू शुड गो फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो भाई मैंने देखा कि ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी टी माइनस T0। ओके, माना। अब ऐसा है कि सिंस मैं ये बात जानता हूँ कि डी क्यू इज इक्वल्स टू एम एस इंटू डी टी, है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डी टी। तो अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर एम एस डी टी अपॉन डी टी। डी टी दिस इज स्मॉल टाइम, ये टाइम के लिए, सी टी माइनस T0। ये एम एस को इधर लेके आ जाओ, देखो डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू सी अपॉन एम एस टी माइनस T0, सी अपॉन एम एस टी माइनस T0। चलो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि लेट सी अपॉन एम एस को एक कांस्टेंट से इंडिकेट कर देता हूँ, से के, है ना, ये सब चीज़ें कांस्टेंट है तो उसको के से इंडिकेट कर दो। तो फिर इसके बाद डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के टाइम्स टी माइनस T0। ओके बेटा, तो दिस इज इट, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें से हम बेटा क्या कर सकते हैं? इसमें से इसको इक्वेशन नंबर 1 मुझे इसको देना चाहिए, इसको देना चाहिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो मैं इसमें से क्या कह सकता हूँ? इसमें से ये कह सकता हूँ कि डी टी अपॉन डी टी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी जीरो। तो फिर एक नया स्टेटमेंट बन के तैयार होता है। डी टी अपॉन डी टी क्या है? रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। डी टी अपॉन डी टी क्या होता है यहाँ पर? रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। वैसे तो मुझे यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट करना चाहिए यहाँ से शुरू से, क्योंकि यहाँ पर हीट का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। दैट्स वाई मुझे यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट करना चाहिए। तो इन मैग्नीट्यूड आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इन मैग्नीट्यूड, फिर आप लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी is directly proportional to excess of temperature over surrounding. Excess of temperature over surrounding. Rate of fall of temperature is directly proportional to excess of temperature over surrounding. अच्छा देखो इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम टू, अगर मैं t माइनस टी जीरो को इधर लेके आ जाऊं तो डी टी अपॉन टी माइनस टी जीरो इज इक्वल टू के इंटू डी टी करके मेरे पास फॉर्मूला होगा। अरे यहाँ पर मुझे मैग्नीट्यूड रखना ज़रूरी है, नहीं मैग्नीट्यूड में नहीं चाहिए एक्चुअली मुझे ये, तो माइनस साइन यहाँ रखना पड़ेगा। हाँ माइनस साइन रख देते हैं यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि माइनस साइन को इधर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। तो चलो ठीक है, मैंने माइनस साइन को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसे इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेटिंग डी टी अपॉन टी माइनस टी जीरो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के इंटू डी टी। आपको समझ में आना बेटा मैंने क्या किया? इक्वेशन नंबर 2 मैंने वैसे माइनस साइन को मेंटेन किया और मैंने क्या कहा कि भाई इक्वेशन नंबर 2 में टी माइनस टी जीरो को इधर लेके आ जाओ और डी टी डी स्मॉल टी उसको उधर लेके चले जाओ। और फिर हम लोग कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पर आप उसको अब इंटीग्रेट करेंगे, क्या हासिल होगा? देखो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस टी जीरो और ये हो जाएगा माइनस के टी। भाई नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस टी जीरो, जी हाँ बेशक। और हाँ ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसीलिए इसके साथ मुझे प्लस में सी लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। याद होगा डेफिनेट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल का हम लोग इतना यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर डेफिनेट यूज़ करते हैं हम लोग, मगर इस बार फिर से हम लोग ने यूज़ किए इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो देखो यहाँ पर इसका जो आएगा, जैसे हम लोग जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। 1/x प्लस सी का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x प्लस सी। तो वैसे ही 1/t अगर होता अकेला तो log t होता, तो 1/t माइनस टी जीरो है तो फिर उसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? log ऑफ t माइनस टी जीरो। और यहाँ पर माइनस के डी टी का माइनस के टी, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल था तो माइनस के टी। ठीक है चलो भाई मान लिया। फिर आगे क्या? मैं इसको लिख सकता हूँ देयरफॉर t माइनस टी जीरो इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस के टी प्लस सी। ई रेज टू पावर माइनस के टी प्लस सी। बोले अब ये कहाँ से आया टपका? अरे भाई वेरी सिंपल है ना, log x इज इक्वल्स टू वाई। तो x की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? ई रेज टू पावर y। तो log ऑफ t माइनस टी जीरो इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। तो t माइनस टी जीरो इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस के टी प्लस सी। ठीक है चलो उसको इधर लेके जाओ। t इक्वल्स टू टी जीरो प्लस ई रेज टू पावर माइनस के टी इंटू ई रेज टू पावर सी। कुछ समझ आ गया मैंने क्या किया? तो कि बस आपने देखे, हाँ लिखे आपने, हमने भी लिख डाले। यहाँ क्या हुआ उसको समझा गया? आगे लास्ट स्टेप पे। अच्छा एक बात बता, ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n क्या लिखते हैं अपन? m प्लस n, सही है ना? तो अगर कोई ऐसा है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, तो अगर ऐसा है तो उसको ऐसा नहीं लिख सकते अपन। तो देखिए ई रेज टू पावर माइनस के टी प्लस सी, जैसे m प्लस n था तो माइनस के टी प्लस सी आया ना, तो उसको स्प्लिट करें अपन ने, फिर क्या लिख सकते हैं अपन? ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n। तो वैसे ही ई रेज टू पावर माइनस के टी इंटू ई रेज टू पावर सी। मैं रिवर्स ऑर्डर में गया इंडाइसेस के, है ना। तो बेस अगर मल्टीप्लाई करे तो पावर्स क्या होते हैं? ऐड।
है ना। अगर पावर्स ऐड हो गए तो बेस को भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, रिवर्स ऑर्डर में गए। अब ऐसा है कि यहाँ जो ई रेस्ट टू पावर सी है, लेट ई रेस्ट टू पावर सी इज इक्वल्स टू सी डैश, तो मैं यहाँ लिख सकता टी इक्वल्स टू टी ज़ीरो प्लस सी डैश ई रेस्ट टू पावर माइनस के टी। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आया यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अच्छा, ये फॉर्मूला किस चीज़ के लिए आता है, टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन सर्टेन टू ड्रॉप टू सर्टेन टेम्परेचर। मान लो कि किसी बॉडी का टेम्परेचर फलाना फलाना है ना, 50 डिग्री सेल्सियस है, मैं ये जानना चाहता हूँ उसको 40 डिग्री सेल्सियस पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 50 से 40 पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। पर डोंट वरी, इसके ऊपर तुम्हारे को न्यूमेरिकल्स नहीं आते। तुमको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ये 99%, ये 1-8% की चांसेस है कि ये आपको ये आ जाए, सबसे ज़्यादा यही कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स आएंगे। इस पर ध्यान देना है आपको। आई बात समझ में आपको, ठीक है, ओके। तो इतना लिख लो, इधर का हो गया, लेफ्ट साइड का सभी का लिखो फास्ट, मैं पॉज करता हूँ जब तक कि आप लिखो फास्ट। तो हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशन enables you to calculate, अज लिखना चाहिए, calculate the time of cooling of a body अब्दुल्ला, मेरे को देखो फ्रंट सीट पे बिठाना पड़ेगा अगर तेरी आवाज़ बंद नहीं हुई तो, है ना, स्पेशल ट्रीटमेंट थ्रू अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर, थ्रू अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो वही जो इक्वेशन नंबर 3 है उसके बारे में लिखा गया है, This equation enable us to calculate the time of cooling of a body through a particular range of temperature. Okay. फिर एक और पॉइंट जो NCERT का ही है, graphical variation of experimental verification of Newton's law of cooling is given as log of t minus t0 to the base e into small t, और ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। बोले ये क्यों आ रहा है, आप ये वाली इक्वेशन देखिए ना, ये अगर मैं इस पूरे पार्ट को y मान के चलूँ, इसको x मान के चलूँ और इसे m, तो आप देखेंगे y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ बना हुआ है। एक स्ट्रेट लाइन है ना, पासिंग थ्रू पॉजिटिव इंटरसेप्ट हैविंग नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉजिटिव इंटरसेप्ट, है ना, ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट आएगा यहाँ पे, और आप देखेंगे कि भैया उसका ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट की जो वैल्यू रहती सी है यहाँ पे भी सी है, और नेगेटिव स्लोप के साथ। ये आपको NCERT में मेंशन ग्राफ है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ये ग्राफ आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा इस पर। लिखो फटाफट, फिर न्यूमेरिकल्स पे बढ़ते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस एंड 1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट एट द टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। देखो बेटा, एक खास बात,
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अगर देखा जाए तो इन मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो डी टी अपॉन डी टी, चलो या फिर माइनस डी टी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल्स टू के टी माइनस टी जीरो। ये फॉर्मूला है हमारे पास, टी माइनस टी जीरो। ओके, अब ऐसा है अगर देखा जाए तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा जीरो, है ना। थीटा वेयर अगेन स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, थीटा जीरो क्या है आपका सराउंडिंग टेम्परेचर, डी थीटा अपॉन डी टी क्या है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। और इसमें थीटा क्या होता है कि देखो जब टेम्परेचर बॉडी का ये था, जब बॉडी का टेम्परेचर ये था, जैसे मान लो सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और एक सिचुएशन ऐसी है कि बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, अनदर सिचुएशन ऐसी है कि बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं आपसे पूछूंगा किस वक्त किस टेम्परेचर पे ऐसा होगा कि बॉडी का टेम्परेचर तेजी से नीचे गिरेगा, एट 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने क्या कहा है कि भाई बॉडी का जो फॉलिंग टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ओवर सराउंडिंग, है ना। अगर सराउंडिंग से जितना ज़्यादा रहेगा बॉडी का टेम्परेचर उतनी तेज़ी से टेम्परेचर में क्या आएगा, गिरावट आएगी, है ना। अगर मामूली सा फ़र्क है तो गिरावट भी धीरे धीरे होगी, है ना। अगर ज़्यादा बड़ा फ़र्क है ना, तो वो गिरावट तेज़ी से होगी। आई बात समझ में आपको ये पॉइंट, है ना। तो इस तरह से याद रखना कि जब बॉडी का ये टेम्परेचर है तब उस वक्त आपने क्या देखा कि टेम्परेचर यहाँ से यहाँ गिर रहा है, इतनी तेज़ी से गिर रहा है कि हर एक सेकंड में टेम्परेचर इतने से गिरा। ओके ठीक है, और ये क्या है सराउंडिंग टेम्परेचर। मैं क्योंकि ज़्यादातर ये इस तरह से लिखने वाला हूँ इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं इस तरह से यूज़ करूँगा। तो अब अगर मैं सॉल्यूशन में जाऊँ तो डी थीटा अपॉन डी टी इन द फर्स्ट कंडीशन जब बॉडी का 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट था, यानी 1 मिनट में 2 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू गिर रही थी। कब? जब बॉडी का टेम्परेचर कितना था बेटा, 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, माइनस डी थीटा अपॉन डी टी। और फिर उसने बोला कि माइनस डी थीटा अपॉन डी टी इन द सेकेंड कंडीशन वॉज 1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, यानी 1 मिनट में 1 डिग्री सेल्सियस गिर रहा था जब बॉडी का टेम्परेचर कितना था बेटा, 45 डिग्री सेल्सियस। उसने तुमसे पूछा है पता लगाओ सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा। अरे बहुत आसान है, देखो मैं ये जानता हूँ डी थीटा अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा जीरो। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा देयरफॉर डी थीटा अपॉन डी टी इन द फर्स्ट केस माइनस डी थीटा अपॉन डी टी इन द सेकेंड केस इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा जीरो अपॉन थीटा 2 माइनस थीटा जीरो। अच्छा, माइनस डी थीटा अपॉन डी टी इन द फर्स्ट केस क्या आएगा, 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। अच्छा, डी थीटा अपॉन डी टी इन द सेकेंड कितना आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। थीटा 1 कितना रहेगा बेटा, 60 माइनस थीटा जीरो, और थीटा 2 कितना है बेटा हमारे पास 45, तो 45 माइनस थीटा जीरो। चलो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 90 माइनस 2 थीटा जीरो इज इक्वल टू 60 माइनस थीटा जीरो। ओके, तो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले गया, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 थीटा जीरो माइनस थीटा जीरो। 90 माइनस 60 कितना होता है बेटा 30, और 2 थीटा माइनस थीटा क्या जीरो क्या हो जाएगा, थीटा जीरो। तो थीटा जीरो इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री सेल्सियस। एंड दिस इज योर आंसर कि हमें पता चला सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, तो आपका 30 डिग्री सेल्सियस है। एक और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा डिफरेंट। A body cools from 80 degrees Celsius to 70 degrees Celsius in 5 minutes. 80 degrees Celsius to 70 degrees Celsius in 5 minutes. And to
62 डिग्री सेल्सियस in next 5 minutes, comma, calculate the temperature of surrounding. Calculate the temperature of surrounding. अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। इस बार भी सराउंडिंग टेम्परेचर पूछा है, मगर मामला थोड़ा सा अलग है। बॉडी क्या है, पहले टेम्परेचर कितना था 80 डिग्री सेल्सियस, वहां से गिरकर वो कहां तक पहुंचा 70 डिग्री सेल्सियस, फिर 70 डिग्री सेल्सियस से गिरकर कहां पहुंचा 62, है ना, 62 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये गिरावट कितनी देर में आई 5 मिनट में। अच्छा, ये गिरावट कितनी देर में आई वंस अगेन 5 मिनट में। तो इसने पूछा है आपसे पता लगाओ सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होगा। गौर से देखिए बेटा, अब अगर मैं कहूं कि चलो ठीक है, ये θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है, θ1 θ2 θ3, ओके बेटा। अब देखो यहां पे एक मिनट होल्ड करिएगा, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। तो देखो बेटा, यहां पर इसने क्या बोला कि यहां से यहां तक ट्रांजिशन हुआ, 80 से 70 पे आए कितने में 5 मिनट में। तो मैं अगर फॉर्मूला बनाऊं, यहां पे हमारे पास जो फॉर्मूला है सॉल्यूशन, डी थीटा अपॉन डी टी माइनस में इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा 0, ओके। अब अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिशन की बात करूं, पहला ट्रांजिशन 1 से 2 पे, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ठीक है भाई, फर्स्ट ट्रांजिशन जब आप 80 से 70 पे आ रहे, तो मैं बोलूंगा माइनस डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी। तो माइनस डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू आती है 80 माइनस 70 अपॉन कितना देर टाइम लगा उसको 5 मिनट, मैं मिनट्स में ही रहने देता हूं उसको, इक्वल्स टू के। बारीक से समझो, ये डी थीटा मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। और डी थीटा को हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा थीटा को फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपको क्या आएगा 70 माइनस 80, है कि नहीं, और माइनस साइन अंदर दे दूंगा मैं तो वो सीक्वेंस पलट जाएगा। तो 80 माइनस 70, अब मैं डायरेक्टली करूंगा ऐसी चीज़ों को। अच्छा ठीक है, ये कितनी देर में हुआ 5 मिनट इज इक्वल्स टू के। अब देखो थीटा, थीटा की वैल्यू क्या लूं मैं, यहां अटक जाते आगे। थीटा यहां पर उसने स्पेसिफिकली बोला था कि जब बॉडी का टेम्परेचर इतना था तो टेम्परेचर इतनी तेजी से गिर रहा था। बेटा आप लोग समझो बात को, क्या बोला उसने, जब बॉडी का टेम्परेचर इतना था, है ना, यहां बोला 60 डिग्री सेल्सियस, तब इतनी तेजी से गिर रहा था। इसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि बॉडी का टेम्परेचर इतना है, सिर्फ उसने क्या बोल दिया कि 5 मिनट में यहां से यहां आया। अब कैसा, अब कैसा, है ना। अब सवाल यह है कि इसको सॉल्व कैसे करूंगा, मैं कैसे पहचानूंगा कि उस वक्त बॉडी का टेम्परेचर क्या था। जब आप 80 से 70 पे आए तो बॉडी का टेम्परेचर क्या था, मैं कैसे पहचानूं। तो उसके लिए हमें उसका, सुनो गौर से, उसके लिए हमें उसका एवरेज टेम्परेचर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एवरेज टेम्परेचर। अब 80 और 70 का एवरेज कैसे निकालेंगे, 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2, जो कितना आ जाएगा 75, 75। तो मैं यहां लिखूंगा कि 75 माइनस थीटा 0, इक्वेशन नंबर 1। इसको नहीं देता इक्वेशन नंबर 1 में। अच्छा 80 माइनस 70 कितना हो जाएगा 10/5 के 75 माइनस थीटा 0। बात समझे ना बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कहूंगा सेकंड ट्रांजिशन, और 10/5 अगर देखा जाए तो 2 भी हो जाता है। तो अब मैं बात करता हूं सेकंड ट्रांजिशन की। बोले सेकंड ट्रांजिशन क्या, ये फर्स्ट ट्रांजिशन था, ये सेकंड ट्रांजिशन। सेकंड ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ, 70 से 62 पे। तो मैं बोलूंगा अच्छा माइनस डी थीटा कितना आएगा उसका, फिर तो बोले वो तो आएगा 70 माइनस 62 आएगा। अच्छा कितनी देर में होगा ये, 5 मिनट में के। अब ये थीटा क्या होगा,
एवरेज ऑफ 70 एंड 62। बताओ भाई 72 और 60 का एवरेज कितना होगा? बोलो, सही बोल रहे 66। अब ऐड करो 70 प्लस 62 को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर डालो, है ना। 132 होगा डिवाइड बाय 2, 66 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 66 माइनस थीटा 0। बात समझे ना, क्योंकि यहां पर मुझे इसका एवरेज टेम्परेचर चाहिए था, तो उसको कैसे निकाला मैंने? 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, 70 प्लस 62 डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये आ गया इस तरह से। अच्छा 70 माइनस 62 कितना हुआ भैया? 8/5, 66 माइनस थीटा 0। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 था मेरे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, अब आगे क्या हुआ है ना, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो 2/8/5 इज इक्वल टू 75 माइनस थीटा 0 अपॉन 66 माइनस थीटा 0। ये हो जाएगा 10/8, या 2 1 2 4 5/4 पकड़ लो। चलो 5/4, 75 माइनस थीटा 0, 66 माइनस थीटा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 66 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय थीटा 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय थीटा 0। ठीक है, अब उसके आगे क्या? 5 मल्टीप्लाई बाय थीटा 0 को उधर लेके जाओ, ये -5 है, उधर जाके क्या बन जाएगा बेटा? +5। तो ये बचेगा क्या? 5 मल्टीप्लाई बाय 66 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 75, ये 5 टाइम्स ऑफ थीटा 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ थीटा 0। अब 5 थीटा 0 माइनस 4 थीटा 0 इज हाउ मच? थीटा 0। और 5 इंटू 66 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 75 कितना हो रहा है? देखो 30 आ रहा, तो इसका आंसर भी आ रहा 30 डिग्री। थीटा 0 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आंसर। यस, गुड, 30 डिग्री इज द आंसर। एनसीईआरटी का एक एग्जैक्ट ऐसी क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि अभी की अभी आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब्दुल्ला क्या खाया? रसगुल्ला? बंद ही नहीं हो रही तेरी बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। A body cools from 60 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in 10 minutes and to 42 degrees Celsius in next 10 minutes. Find the temperature of surrounding. Be fast है, जल्दी से फटाफट इसका आंसर कैलकुलेट करके बताओ मुझको। पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन सभी का लिखना हो गया ना? बी फास्ट। सेम पैटर्न, चलो फटाफट। साठ से 50 10 मिनट में, फिर 50 से 42 अगले 10 मिनट में। देखते सबसे पहला आंसर किसका आएगा। गलत। 10 कहां से जा सकता है बेटा?
बहुत बड़ा हो जाएगा पर। फास्ट फास्ट फास्ट। पैंतालीस सेकंड में करना एग्जाम में ही है। जल्दी करो जल्दी करो, अरे जल्दी करो। 10 नहीं आता। मैंने क्वेश्चंस वैल्यूज बराबर लिखा ना, तुम लोग के आंसर 10 आ रहे तो 60 से 50 42 सही तो है। फास्ट 10 ही आ रहा, तो फिर क्या मैंने आंसर गलत लिख दिया? चलो देखते हैं भाई। हो सकता है क्योंकि वो सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, डायरेक्ट उसका आंसर है, तो हो सकता है कि मैंने किसी और का आंसर लिख दिया हो। अब देखो माइनस डी थीटा अपॉन डी टी, फर्स्ट ट्रांजिशन, तो 60 माइनस 50 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू के 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 55 माइनस थीटा 0। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका 10/10 यानी कि 1 के 55 माइनस थीटा 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर आएगा सेकेंड ट्रांजिशन 50 से 42, 50 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 10 के। अच्छा ये इसका कितना आएगा 46 माइनस थीटा 0, ये हो जाएगा 8/10 यानी 4/5 के 46 माइनस थीटा 0। ओके, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 या 1 डिवाइडेड बाय 2 एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4/5 55 माइनस थीटा 0 46 माइनस थीटा 0, तो 46 ये 5 चले जाएगा ऊपर, 5 मल्टीप्लाई बाय 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय थीटा 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय थीटा 0। ठीक है, फिर इसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 46 कितना होता है? 5 मल्टीप्लाई 46 230 माइनस 4 मल्टीप्लाई 55 220। हाँ यार 220 होता, तो इसमें 26 कैसे आ गया? वो भी एनसीईआरटी का है। वैल्यू कोई ना कोई गलत देखा फिर मैंने। 10 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड अब्दुल्ला, तुम फर्स्ट थे इस मामले में, बट मुझे भी चेक करना पड़ेगा कि मेरा आंसर इसमें अलग क्यों आ रहा है। 10 डिग्री सेल्सियस सही है आप लोगों का। चलिए एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। A pan filled with hot food cools from 94 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes. When the room temperature is at is at 20 degrees Celsius. How long will it take
to cool from 71 डिग्री सेल्सियस टू 69 डिग्री सेल्सियस। इस बार आपको टाइमिंग कैलकुलेट करना है। अ पैन फिल्ड विथ हॉट फूड cools from 94 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes when the room temperature is 20 degrees Celsius. How long will it take to cool from 71 degrees Celsius to 69 degrees Celsius? Okay. तो दो टेम्परेचर रेंजेस दिए हुए आपको। पहला जो टेम्परेचर रेंज आपको दिया है, आपसे कहा गया है कि भैया देखो, पहले जो टेम्परेचर था उसका 94 डिग्री सेल्सियस था, वहाँ से गिरकर वो कहाँ गया 86 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए कितना टाइम लग गया भैया, कितना 2 मिनट्स। फिर उसके बाद आपको दिया गया फिर टेम्परेचर कितना था बेटा 71 डिग्री सेल्सियस, वहाँ से गिरकर कितना हो गया 69 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये ट्रांजिशन कितनी देर में हुआ पता नहीं, ये पता लगाना है हमको। हाँ, और ख़ास बात उसने सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दिया 20 डिग्री सेल्सियस। उसने बोल दिया कि सराउंडिंग टेम्परेचर तुम्हारा क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके, देखो अब कैसे होगा ये। देखो, सबसे पहले फिर से अपन यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग माइनस डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा 0। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए, फर्स्ट ट्रांजिशन क्या होगा बेटा, माइनस डी थीटा अपॉन डी टी क्या आएगा आपका 94 माइनस 86 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा 2 मिनट इज इक्वल टू के। अब अपने को बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है क्या, कि यहाँ से यहाँ टेम्परेचर जब गिरा तब बॉडी का टेम्परेचर ये था, ऐसा कुछ बोला हुआ है क्या यहाँ पे नहीं। तो फिर से अपने को क्या लेना पड़ेगा इसका एवरेज। तो जरा बताओ तो 94 प्लस 86 डिवाइडेड बाय 2 कितना है 90, तो ये आ जाएगा 90। ओके, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना था बेटा 20। इक्वेशन नंबर नहीं, अभी नहीं डालता मैं इक्वेशन नंबर। अच्छा, 94 माइनस 86 कितना हो रहा देखो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा 4। तो 4 इज इक्वल टू के 90 माइनस 20 कितना हो जा रहा 70 बराबर। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 पकड़ लो इसको। अब आगे सेकंड ट्रांजिशन। अब आपको कहां से कहां जाना है बेटा 71 से 69 पे। तो मैं बोलूँगा ठीक है, माइनस डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा 71 माइनस 69। अच्छा, इसके लिए कितना टाइम लगा वो पता नहीं हमको, तो वो कैलकुलेट करने के लिए उसने कहा है के। अच्छा, 70 और 69 का एवरेज क्या होगा बेटा 70, तो बोले 70 माइनस 20। ओके, तो 71 माइनस 69 कितना हो जाएगा 2 बाई टी इज इक्वल्स टू के, और 70 माइनस 20 कितना हो जाता है आपका 50। ओके, अब एक काम करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1 से के की वैल्यू उठा के इसमें डालूंगा मैं। फ्रॉम 1 के की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4/70, तो डाल दो यहाँ पे। तो यहाँ लिखूंगा मैं फ्रॉम 1 2 बाई टी, के की जगह आ गया 4/70 मल्टीप्लाई बाय 50। ओके, फिर 0 कटा 0 कटा, 2 1 जा 2 2 जा, देखो मैं यहाँ लिख सकता t इज इक्वल्स टू ये हो जाए 2 5 जा 10, 7/10 7/10 मिनट्स, यानी कि 7/10 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, यानी कि ये हो जाएगा 42 सेकेंड्स। 42 सेकेंड्स लगेंगे। आया समझ में? यहाँ हमने देखा कि टेम्परेचर वहाँ से वहाँ गिरने के लिए, देखो गौर से देखो, 94 से 86 जाने के लिए हम लोग जो ये फॉर्मूला लगाएंगे कि 94 माइनस 86 डिवाइडेड बाई 2 के 90 माइनस 2 सब है हमारे पास सिवाय के को छोड़ के, तो के की वैल्यू निकाले अपन ने। फिर इसके बाद सेकेंड ट्रांजिशन में 71 से 69
अपॉन टाइम, और 70 और 69 का एवरेज जो कि 70 होता है -20, कैलकुलेशन ये आया। के की वैल्यू यहाँ से उठाए 4/70, ये सब कैलकुलेट करें तो वो कितना आया 7/10 मिनट्स आया। और मुझे सेकंड्स में चाहिए तो अगर तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो 7 6 42 सेकंड्स। दिस इज इट। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर एक ज़बरदस्त क्वेश्चन तुम्हारे सामने आने वाला है अभी। A hot metal sphere cools from 60 degrees Celsius to 52 degrees Celsius in 5 minutes, and from 52 degrees Celsius to 44 degrees Celsius in next 7.5 minutes. Determine its temperature in the next 10 minutes. अगले 10 मिनट में इसका टेम्परेचर क्या होगा पता लगाओ। अब देखने में ऐसा लग रहा होगा अरे भाई ये तो सेम जैसी कुछ लग रहा है, मगर नहीं, थोड़ा सा अलग है ये। कितने ट्रांजिशंस है इसके अंदर दिए हुए? पढ़ो क्वेश्चन को गौर से। ट्रांजिशन मतलब टेम्परेचर का सफ़र, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। पहला दिया है 60 to 52, 60 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 52 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये कितनी देर में हुआ? 5 मिनट्स। फिर 52 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 44 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये कितनी देर में हुआ? 7.5 मिनट्स। फिर 44 डिग्री सेल्सियस से गिरकर कहाँ जाएगा वो पता लगाना है आपको। अच्छा, बस टाइम दे दिया उसने 10 मिनट है ना। तो सेकंड टेम्परेचर क्या होगा वो आपको पता लगाना है, और आपको उसके लिए भाई सबसे पहले तो ज़रूरत पड़ने वाली है सराउंडिंग टेम्परेचर की। सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर वैल्यू डालोगे θ1 - θ2 है ना, θ1 + θ2 डिवाइडेड बाई 2, मगर सराउंडिंग टेम्परेचर हमें मालूम होना ज़रूरी है। तो सवाल उठा कि मैं सराउंडिंग टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करूँगा, बिल्कुल पहले के जैसा, जैसा इससे पहले करा था मैंने। पहले 2 ट्रांजिशन को पकड़ो है ना, उससे सराउंडिंग टेम्परेचर निकाल लो। फिर जो सराउंडिंग टेम्परेचर की वैल्यू आई उसका इस्तेमाल करके आप आगे का काम कर सकते हैं। बोले कैसे? तो देखो, सॉल्यूशन यूजिंग, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, -dθ/dt = k θ - θ0। तो फर्स्ट ट्रांजिशन, पहला ट्रांजिशन 60 से 52, 60 - 52 कितनी देर में हुआ ये? 5 मिनट इंटू के, और 60 और 52 का एवरेज क्या आएगा? 56। तो 56 - θ0, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? 60 - 52 8/5
इज टू के 56 माइनस थीटा 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर आई बारी सेकंड ट्रांजिशन की। 52 से 54 पे ड्रॉप हो रहा है वो। 52 माइनस 44 7.5 इज इक्वल टू के। अब 52 और 44 का एवरेज कितना आएगा बेटा? 40। देखो एक बार, नहीं कितना आ रहा? 52 और 44 का एवरेज ये हो जाएगा 6 और ये 96। 96 डिवाइडेड बाय 2 48 माइनस थीटा 0, और ये हो जाएगा 52 माइनस 54 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा अपने पास? 8/7.5 इज इक्वल टू के 48 माइनस थीटा 0, इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब करना क्या है अपने को? इन दोनों को डिवाइड करना है। इधर का हो गया बेटा सभी का? सायरन तो ऐसा बताते बजाते जैसे पुलिस वाले आ गए। चलो ठीक है। अब सराउंडिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करने वाला हूँ। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, 8/5 अपॉन 8/7.5। ओके, देन फर्दर ये हो जाएगा 56 माइनस थीटा 0 अपॉन 48 माइनस थीटा 0। ओके, 8 और 8 कैंसिल हुआ, 7.5 डिवाइड बाय 5, 56 माइनस थीटा 0 अपॉन 48 माइनस थीटा 0। देखो 7.5 मैं इसको लिख सकता 2.5 2 जा और 2.5 3 जा, तो इसको 3/2 लिख सकता हूँ मैं, है ना। अब चलो मल्टीप्लाई करो क्रॉस, 3 मल्टीप्लाई बाय 48 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय थीटा 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 56 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा 0। ओके, इसको इधर लेके जाओ, 3 मल्टीप्लाई बाय 48 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ थीटा 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा 0। ज़रा बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या आएगा फिर? 3 मल्टीप्लाई बाय 48, 150 में से 6 कम कर दो, 144 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 56 है ना, 120 में से 8 कम कर दो, ये कितना आ रहा अपना? 144 माइनस 112, और ये कितना है? थीटा 0 कितना हो रहा फिर वो? 1 में नहीं होगा, 32 डिग्री सेल्सियस। थीटा 0 इज इक्वल टू फिर आ गया हमारे पास 32 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सराउंडिंग टेम्परेचर आ गया, है ना। चलो ठीक है, अब सराउंडिंग टेम्परेचर तो आ गया हमारे पास। व्हाट फर्दर? अब हमको जो है मेन था हमारा कि तीसरे ट्रांजिशन में कि भैया हम देखेंगे यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम लगा। आप चाहे तो पहला और तीसरा ट्रांजिशन कंपेयर कर सकते हैं, या मैं पहले लिख देता हूँ थर्ड ट्रांजिशन। फॉर थर्ड ट्रांजिशन तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है? 44 से थीटा में, और कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट इज इक्वल्स टू के, और इसका एवरेज टेम्परेचर क्या आएगा? 44 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर जो कि कितना है बेटा अपना? पहले थीटा 0 लिख दो यार, 32 समझ में आता है, 32, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, या इसको ना, हाँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ओके, अब हमारे पास देखो एक प्रॉब्लम है यहाँ अभी थोड़ी सी, वो है के की वैल्यू। आपके पास के की वैल्यू नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप? सराउंडिंग टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ डाल के के की वैल्यू निकाल सकते। सराउंडिंग टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ डाल के के की वैल्यू निकाल सकते।
या इनमें या इसमें किसी में भी एक बार डाल के देखो। जैसे कि मैं लिखूंगा फ्रॉम वन 8/5 इज इक्वल्स टू के 56 माइनस थीटा 0 की जगह क्या डालूंगा मैं 32। तो 56 माइनस 32 कितना होता है बेटा 8/5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो रहा 24 8 1 8 3 यानी 1/15 के की वैल्यू क्या आ रही 1/15। अब ये के की वैल्यू डाल दो वापस से इक्वेशन नंबर 3 में। देन फ्रॉम 3 44 माइनस थीटा अपॉन 10 1/15 44 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 32। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ 5 3 5 2 तो 44 माइनस थीटा अपॉन 2 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 44 प्लस थीटा अपॉन 6 माइनस, मैं कैलकुलेशन ज़बरदस्ती लंबा कर रहा हूँ क्या 32 डिवाइड बाय 3। चलो देखते हैं थ्रू आउट अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर डालूं तो वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 44 माइनस थीटा 44 प्लस थीटा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 32। समझा क्या मैंने क्या किया यहाँ पे? पहले तो इसको करा मैंने कैंसिलेशन, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 6 और इसके नीचे 3 आ जाएगा। 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में से 6 ये सारे नंबर हटाने के लिए मैंने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जिससे ये कॉमनली डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 6 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया तो 6/2 3 6/6 1 और 6/3 2 रह जाएगा। अब करो कितना आना देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 44 माइनस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 44 प्लस थीटा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 42 यानी कि 64। इसको इधर ला लो 3 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस 64 माइनस 44 है ना, ये प्लस 44 भी उधर जाएगा माइनस 44 3 थीटा प्लस थीटा। तो अब देखो कितना हो रहा है फिर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 44 64 माइनस 44 कितना होगा बेटा 20 और 3 मल्टीप्लाई बाय 44 कितना होगा 132। तो 132 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 4 थीटा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 152 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच 38। तो 38 डिग्री सेल्सियस। तो अगला टेम्परेचर जो होगा 10 मिनट में वो क्या होगा 38 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। तो ये आंसर जो हमारा आया निकल के वो था 38 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगले 10 मिनट में गिर के टेम्परेचर यहाँ पहुँचेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, आसान है ये वाला पार्ट, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि पहले सराउंडिंग टेम्परेचर निकालो फिर के की वैल्यू निकालो फिर बाकी वो करो, इसलिए प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। मैं अगर अगेन बोल रहा हूँ ज़ीरो प्रोबेबिलिटी नहीं है, थोड़ी सी कम हो जाती है फॉर द नीड पॉइंट ऑफ व्यू, बट जेई पॉइंट ऑफ व्यू वहीं प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वहाँ पर हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत है, टाइम वहाँ पर हमारे पास इनफ है ना। 1 घंटे में वो 25 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ नीड वालों को 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने हैं, रिमेंबर। तो इस बार ध्यान रखना इस बात को अगली बार। और यहाँ पर हमारा जो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है ना। एक बड़ा चैप्टर था, है ना, कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद बड़ा चैप्टर वेव्स है आखिरी एनसीईआरटी 11 का। फिर उसके बाद जो चैप्टर्स है थर्मोडायनेमिक्स 1.5 हफ्ता, हार्डली 1 से 1.5 हफ्ता, मगर 2 घंटा लूँ तो 1 हफ्ते में भी निपट जाए, मगर वैसा 1.5 हफ्ता लेगा। मेरे को लगता नहीं कि ईद से पहले हो पाएगा अपना, पार्ट्स कुछ बाकी रह जाएंगे। और फिर उसके बाद देखूँगा, मैं सर से बात करके देखूँगा कि मैं कोशिश करूँगा हुआ तो आप सबकी रजामंदी से ईद के पहले कुछ एक्स्ट्रा सेशंस लेके थर्मोडायनेमिक्स को निपटा दो।
अरे यार इतने एक्साइटेड है तुम लोग। ठीक है मैं अच्छे से बात करता हूँ सर से ज़रा। खैर देखेंगे, वो बात की बात है। तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है अगला, फिर उसके बाद आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, छोटा है, ऑसिलेशन छोटा है, ये तीनों भी छोटे चैप्टर्स हैं। उसके बाद वेव्स है, थोड़ा बड़ा है ना। तो मुझे मतलब तुम्हारे समर वैकेशन से पहले एनी हाउ इसको कंप्लीट करना है, ध्यान रखें थोड़ा, इसके लिए सपोर्ट करना जितना हो सके, नहीं तो तुम बोलेंगे नहीं सर अभी नहीं तभी नहीं। ओके। और देखो बेटा सभी लोग ध्यान रखो, अपन अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं NCERT 11th के खात्मे की तरफ, यानी अराउंड 50% बोलना गलत हो जाता है साइज़ वाइज। अगर मैं बात करूँ तो 45%, 40 to 45%, चलो 50% ही बोल देते अपन, सिलेबस कंप्लीट होने आ रहा है। अपना खुद का एक एनालिसिस रखो, मेरा कितना हुआ, ये ज़रूरी है तुम्हारे को एनालिसिस रखना कि मैं कहाँ तक पहुँचा। अगर तुम अभी भी इस मोड में हाँ करेंगे ना, तो भूल जाओ, तुमसे नहीं होने वाला। जो अभी करेगा वही कर पाएगा, नहीं तो आगे कोई नहीं कर पाएगा। ये बात ध्यान में रखो, है ना, माइंड में रखो। हर एक में एबिलिटी है, ऐसा कोई नहीं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। हर किसी में एबिलिटी है, हर कोई कर सकता है ना, आप में से हर कोई कर सकता है। बट ऐसा है कि उसी करने की थोड़ी ज़िद चाहिए। सुस्ती आ रही, काहेली आ रही, वरना उसको जो क्रॉस करके आगे जाता है वही जीत के आगे एक टॉप लेवल की पोजीशन पे पहुंचता है। अगर आपको नींद ज़्यादा प्यारी है तो सोते रहो, आगे भी सोते ही रह जाओगे, फिर कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, है ना। अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन रखो कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ और मैं करके ही रहूँगा, है ना। ये अपने अंदर रखो डिटर्मिनेशन, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। ओके, बार बार अपना रखो, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करके ही रहूँगा, बार बार अपने आप को बोलते रहो, है ना। और इंशाल्लाह आपको जो आपका अचीवमेंट है, आपका जो भी गोल होगा वो अचीव कर पाएंगे आप।